everyone, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 10th computer application. Code 165 Unit 3 that is Cyber Ethics. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। जैसे तुम सिलेबस पर क्लिक करोगे तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस खुल जाएगा फॉर योर सेशन 2025-26। नीचे स्क्रॉल करना। आज की वीडियो में हम यूनिट 3 पूरा का पूरा निपटाने वाले हैं दैट इज साइबर एथिक्स। तो यार ये सारे तुम्हारे सिलेबस के टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर कवर हो रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन। तुम्हारे चैप्टर का नाम है साइबर एथिक्स। आखिर साइबर एथिक्स होता क्या है? तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन गिवन है, रूल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्टफुल, सेफ एंड लॉफुल यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। तो यार साइबर एथिक्स का मतलब होता है कि इंटरनेट और कंप्यूटर को हम कैसे रिस्पॉन्सिबली, सेफली और रिस्पेक्टफुली यूज कर पाए। वाई साइबर एथिक्स इज इम्पॉर्टेंट? फर्स्ट, इट हेल्प्स यूजर टू स्टे सेफ ऑनलाइन। जब भी तुम इंटरनेट यूज करते हो वहां पर तुम सेफ रह सको, ये इंश्योर करता है साइबर एथिक्स। सेकेंड वी हैव इज इट प्रोटेक्ट्स योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तुम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ रख सकते हो विद द हेल्प ऑफ साइबर एथिक्स। अवॉइड हार्मिंग अदर्स। तुम दूसरों को तंग ना करो, उन्हें हार्म ना पहुंचाओ। रिस्पेक्ट कॉपीराइट एंड लॉज। दूसरों का कंटेंट तुम चुरा के यूज ना करो, लॉज को प्रॉपरली फॉलो करो। नेक्स्ट वी हैव इज यूज टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबली। जो भी टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है उसको पॉजिटिव वे में यूज करना। इन सब चीज़ों में हेल्प करता है क्या? साइबर एथिक्स। तो यार सिंपल वर्ड्स में तुम्हारी ऑनलाइन दुनिया में जो भी तुम्हें मैनर्स चाहिए होते हैं वो साइबर एथिक्स इम्प्लीमेंट करवा कर देता है। हम साइबर एथिक्स के अंदर कौन कौन से एरियाज कवर करते हैं? सो फर्स्ट वी हैव इज ऑनलाइन बिहेवियर, कि कैसा तुम ऑनलाइन बिहेव करोगे। तुम्हारी प्राइवेसी सिक्योरिटी का ध्यान रखता है। तुम्हारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब जो भी तुम्हारा ओरिजिनल कंटेंट है उसे कोई दूसरा बंदा यूज कर खुद पैसे ना कमा पाए। तुम कॉपीराइट यूज कर सकते हो, ट्रेडमार्क्स यूज कर सकते हो। जो भी तुम डिजिटल सर्विसेज यूज कर रहे हो उसे सेफ बनाना की रिस्पॉन्सिबिलिटी साइबर एथिक्स की है। जो भी टेक्नोलॉजी के सोशल या फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं उन्हें हैंडल करना। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज नेटिकेट। अब नेटिकेट मतलब कि ऑनलाइन हम गुड मैनर्स कौन कौन से इंप्लीमेंट करें। तो नेटिकेट को हम नेटवर्क एटिकेट भी बोलते हैं। दीज आर द गुड मैनर्स वी परफॉर्म वाइल कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन। जब भी तुम ऑनलाइन किसी से कम्युनिकेट करते हो तो कितने मैनरफुल हो तुम। अब इंपॉर्टेंट रूल्स देखते हैं नेटिकेट के। सबसे पहला है बी रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट। तुम्हें ऑनलाइन रूड या फिर अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट वी हैव इज बी क्लियर एंड कंसाइज। बहुत लंबी स्टोरीज नहीं बतानी, बस पॉइंट पे बात करो। किसी को अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर मत करो। यूज प्रॉपर ग्रामर एंड स्पेलिंग। मैसेज सेंड करने से पहले एक बार रिव्यू कर लो कि तुमने स्पेलिंग और ग्रामर तुम्हारे सही भी है कि नहीं। रिस्पेक्ट प्राइवेसी। किसी का फोन नंबर, फोटो या फिर एड्रेस बिना परमिशन के ऑनलाइन शेयर मत करो। नेक्स्ट वी हैव इज आस्क परमिशन बिफोर शेयरिंग कंटेंट। अगर किसी की फोटो या फिर पोस्ट तुम शेयर करते हो तो उनसे पहले उनका कंसेंट लो। बी माइंडफुल ऑफ टोन। ऑनलाइन वॉइस नहीं होती, इसलिए पोलाइट वर्ड्स या फिर इमोजीज का ध्यान रखो। नेक्स्ट वी हैव इज रिस्पेक्ट अदर टाइम। दूसरों के टाइम का भी रिस्पेक्ट करो अपने टाइम के साथ। नेक्स्ट वी हैव इज अवॉइड प्लेगैरिज्म। यार किसी का कंटेंट जो भी तुम्हें ऑनलाइन दिख रहा है उसे एग्जैक्ट कॉपी मत करो। या तो कॉपी कर रहे हो उसे क्रेडिट दो, वरना कॉपी मत करो, अपना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करो। नेक्स्ट वी हैव इज हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स कामली। पब्लिक में फाइट होती है तब तो तुम फिजिकली फाइट कर सकते हो, बट अगर ऑनलाइन हो रही है तो काम बात करो। ट्राई करो तुम्हारे ऑनलाइन कॉन्फ्लिक्ट्स हो ही ना, वरना वो काफ़ी अच्छे लेवल पर जा सकती हैं। नेक्स्ट वी हैव इज चूज अप्रोप्रिएट यूजर नेम एंड डीपी। तो यार वर्क या फिर स्कूल प्लेटफॉर्म्स वगैरह पर जो तुम डीपी यूज करते हो इंश्योर करो कि वो प्रोफेशनल दिखे। तो ये सारे कुछ मैनर्स थे जो कि तुम्हें इंटरनेट पे फॉलो करना है, और ये सारे मैनर तुम फॉलो करोगे तो तुम भी बन जाओगे एक गुड बॉय। थर्ड वी हैव इज लाइसेंस। तो यार लाइसेंस क्या होता है? तुम्हें किसी चीज़ का यूज़ करने की परमिशन। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, तुम्हें ड्राइव करने की परमिशन। ऐसे ही देखते हैं कंप्यूटर में लाइसेंस का मतलब होता क्या है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस, अ लीगल एग्रीमेंट
that tells how software can be used, modified or shared. तो यार एक सॉफ्टवेयर को तुम कैसे यूज करोगे, कैसे उसे मॉडिफाई करोगे और किन किन लोगों को शेयर करोगे, वो सब कुछ एक एग्रीमेंट में लिखा होता है जिसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर का मतलब ओवरऑल यूज हम कैसे करें, ये डिसाइड करता है तुम्हारा सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अब सॉफ्टवेयर लाइसेंस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वी हैव इज प्रोप्राइटरी एंड सेकंड होता है ओपन सोर्स। आओ एक एक कर दोनों को देखते हैं। प्रोप्राइटरी लाइसेंस, सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल। अब तुम्हें पता है हमें सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए कोडिंग करनी पड़ती है। अब किसी सॉफ्टवेयर का कोड तुम किसी को भी दे दोगे तो तुम्हारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कोई कोई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनका सोर्स कोड, मतलब जो भी कोड लिख के वो सॉफ्टवेयर बनाया है, वो तुम्हें ईजिली नहीं मिल पाता, उसे हम हाइड कर रखते हैं। यूजर कैन नॉट मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर। अगर तुम्हारे पास कोड ही नहीं है तो तुम उससे छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। ये यूजुअली पेड होते हैं, जैसे तुम्हारे GTA 5 हो गई, वो एक बहुत नेक्स्ट लेवल गेम है, उसमें बिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड है। वो एक पेड सॉफ्टवेयर है, तुम उसे यूज तो कर सकते हो बट उसका कोड कभी भी देख नहीं सकते। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे विंडोज। जब भी तुम लैपटॉप लेते हो उसके अंदर तुम्हें विंडोज खरीदने के लिए तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं। विंडोज अपना कोड कभी भी लीक नहीं करता। सिमिलरली बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो गए, जितने भी ज्यादातर पेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोप्राइटरी लाइसेंस के अंदर आते हैं। जैसे फोटोशॉप हो गया, अगर तुमने कभी यूज करा है या फिर सुना है तो ये भी एक पेड सॉफ्टवेयर है। इसके और एग्जाम्पल हो गए जैसे तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसका भी तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। फोटोशॉप हमने पढ़ लिया, कोई भी अच्छी कंपनी का एंटीवायरस तुम्हें बाय करना पड़ता है। तो जिसमें भी पेड या फिर ऐसी चीजें आए जिसमें सोर्स कोड ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? प्रोप्राइटरी लाइसेंस के अंदर। नेक्स्ट वी हैव इज ओपन सोर्स लाइसेंस। तो यार इनका कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है। तुम ओपन सोर्स लाइसेंस का कोड व्यू कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो या फर्दर कुछ चेंज करके खुद रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। अब ओपन सोर्स के भी फर्दर टाइप होते हैं। पहला होता है MIT लाइसेंस। ये एकदम फ्लेक्सिबल होता है, ये तुम्हें परमिशन देता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर का कोड का रीयूज कर लो या फिर उसे रीमॉडिफिकेशन कर लो उसके अंदर। उसके बाद होता है GPL, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, जनरल पब्लिक लाइसेंस। ये मॉडिफाइड वर्जन भी ओपन सोर्स होना चाहिए। तो यार मान लो तुमने कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उठाया, उसके अंदर कुछ चेंजेस करे। अब ऐसा नहीं है कुछ चेंजेस करके तुम उस सॉफ्टवेयर को बेच रहे हो। जो भी तुमने मॉडिफिकेशन करी है उनके वर्जन्स भी हमेशा ओपन सोर्स होने चाहिए, कोई भी तुम्हारे कोड को ईजिली यूज कर पाए। तो ये इंश्योर कराती है तुम्हारी GPL या फिर जनरल पब्लिक लाइसेंस। अब ओपन सोर्स के बेनिफिट्स क्या क्या है? या तो ये एकदम कंप्लीटली फ्री होती है या बहुत मिनिमल कॉस्ट होता है। ये एकदम सिक्योर होती है, पब्लिक के रिव्यूज भरे रहते हैं इसके ऊपर। कस्टमाइजेबल, तुम कोड में कुछ भी चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अब इसके एग्जांपल हो गए जैसे लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। विंडोज भी हमारी पेड है, एप्पल वालों के लिए मैक भी पेड है। बट अगर तुम्हें पेड यूज नहीं करना तो तुम लिनक्स यूज कर सकते हो जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसी ब्राउजर का एग्जांपल ले लो तो मोजिल्ला फायरफॉक्स एक ऐसा ब्राउजर है जिसका कोड ओपन सोर्स है और तुम जाकर इसका कोड देख सकते हो। सेम विद फायरफॉक्स और अपाचे सर्वर। अब ओपन सोर्स के बेनिफिट्स हैं तो चैलेंजेस भी होंगे। तो सबसे फर्स्ट चैलेंज, सपोर्ट में भी कम्युनिटी बेस्ड। अब कोई कम्युनिटी एक किसी सॉफ्टवेयर को बनाती है तो ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साइड में वो अलाइंड हो। नेक्स्ट वी हैव इज कंपैटिबिलिटी इशू। तो यार ये ओपन सोर्स है, कोई भी इसे सीरियसली क्रिएट नहीं करता, तो बहुत बार तुम्हारे पीसी के साथ कंपैटिबिलिटी इशू आ सकते हैं। अलग अलग सिस्टम के साथ अलग अलग इशू आ सकते हैं। अब क्योंकि ये फ्री है तो तुम कहीं कंप्लेन कर इसे ठीक नहीं करवा सकते, तुम्हें बस वेट ही करना पड़ेगा। या फिर तुम्हें काफ़ी अच्छे से कोडिंग आते हैं तो जाके कोड में चेंजेस कर खुद सॉफ्टवेयर ठीक कर लेना। तो ये तो था प्रोप्राइटरी और ओपन सोर्स लाइसेंस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज IPR। IPR की फुल फॉर्म होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो यार ये क्रिएटर को उनके वर्क का कंट्रोल देता है। आओ टाइप्स पढ़कर समझते हैं आखिर IPR है क्या। तो सबसे पहले होता है हमारा टाइप कॉपीराइट। तुमने बहुत बार सुना होगा। अगर तुम कोई बुक ऑनलाइन पब्लिश करते हो या फिर गाना लिखते हो या फिर कोई मूवी बनाते हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो और अगर
तुम्हारी कोई भी चीज कोई दूसरा बंदा बेच रहा है या फिर यूज कर रहा है तो तुम उस पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकते हो। तो कॉपीराइट तुम्हें एबिलिटी देता है कि तुम्हारा ओरिजिनल कंटेंट तुम्हारा ही रहे, तुम ही उसको यूज कर पाओ और तुम्हारी परमिशन के बिना कोई भी और यूज ना कर पाए। जैसे हैरी पॉटर फिल्म, ऐसा नहीं है कि इंडिया में किसी ने ये फिल्म डाउनलोड करी और लोगों को जाके पैसों में बेच रहा है। अगर वो ऐसा काम कर भी रहा है तो कंप्लीटली इलीगल है। नेक्स्ट वी हैव इज पेटेंट। तो कॉपीराइट जैसे हमारी वर्चुअल चीज़ों पे होती है, पेटेंट हमारी या तो नए नए इन्वेंशन पे होती है या फिर फिजिकल डिवाइसेस पे भी हो सकती है। अगर किसी ने कुछ नया इन्वेंट कर लिया तो पेटेंट इंश्योर करती है उस इन्वेंशन का या तो उसे क्रेडिट मिले या फिर उस इन्वेंशन का वही यूज कर कर पैसे कमा पाए। अगर तुमने शार्क टैंक देखा होगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो अपना प्रोडक्ट पेटेंट करा के रखते हैं। मतलब कोई और कंपनी सेम टाइप की चीज मार्केट में सेल नहीं कर सकती। जैसे टेलीफोन पेटेंट बाय बेल। तो यार बेल कंपनी थी, उसने फर्स्ट टाइम टेलीफोन बनाया था तो उसने पेटेंट ग्रांट करा लिया था। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इंश्योर करता है कि तुम्हारा लोगो या फिर ब्रांड का नाम कोई और दूसरा बिजनेस यूज ना कर पाए। जैसे तुम बहुत बार देखा होगा कि एडिडास की जगह बंदे एडिवास पहनते हैं। अब ऐसा भी हो सकता था कि वो सेम एडिडास छाप दे, बट वो एकदम इलीगल होगा। जैसे तुमने देखा होगा फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स एकदम ब्रांड का लोगो और साइन वगैरह सब कुछ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो कि एकदम इलीगल होता है। तो ट्रेडमार्क इंश्योर करता है कि कोई भी दूसरा बिजनेस तुम्हारे लोगो या फिर ब्रांड के नाम से अपना प्रोडक्ट सेल ना कर पाए। इसके एग्जाम्पल हो गए नाइकी, एडिडास वगैरह, कुछ भी लिख देना। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रेड सीक्रेट। इसके अंदर बिजनेसेस के सीक्रेट होते हैं। जैसे कोको कोला, उसकी एक रेसिपी है, वो एक सीक्रेट रेसिपी है, तो ये कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन के अंदर आती है। अब मान लो कोई अंदर बंदा काम कर रहा है, उसे ये सीक्रेट रिवील हो गया। अब वो बाहर जाकर अगर ये सीक्रेट बता देगा तो उसे बहुत अच्छे खासे सालों की जेल हो सकती है। एक बार ट्राई भी करा था कोको कोला ने, या तो पेप्सी को रेसिपी बेचने की ट्राई करी थी या फिर पेप्सी ने कोको कोला को। मैं नीचे वीडियो के लिंक डाल दूंगा, जाके केस स्टडी पढ़ लेना अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज प्लेगैरिज्म। तो यार प्लेगैरिज्म मतलब सिंपल वर्ड्स में कुछ भी चुराना। किसी का वर्क कॉपी कर कर तुम बता रहे हो कि ये मैंने किया है। यूजिंग समवन्स वर्क विदाउट प्रॉपर क्रेडिट। मान लो किसी ने करोड़ों रुपए लगा के मूवी बनाई, अब तुमने वो मूवी डाउनलोड कर ली और जाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दी। सारी मेहनत किसी और की थी, बट तुमने अपलोड कर कर व्यूज गेन कर कर पैसे छाप लिए। यही सारी चीजें प्रिवेंट करने के लिए हम इस चैप्टर के इतना डीप डाउन कर रहे हैं। तो प्लेगैरिज्म मतलब यही होता है कि अगर तुम किसी और का वर्क यूज कर रहे हो बिना उसे प्रॉपर क्रेडिट दिए। प्लेगैरिज्म के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे डायरेक्ट, इसमें तुम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर देते हो, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, कुछ भी चेंजेस नहीं करते, जो आता है वो एज इट इज छाप देते हो। नेक्स्ट वी हैव इज सेल्फ प्लेगैरिज्म। मतलब मान लो यूट्यूब पे तुमने एक वीडियो अपलोड करी, 2 साल बाद वही सेम, फिर 2 साल बाद फिर वही सेम, तुम अपना ही कंटेंट बार बार कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो। उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ प्लेगैरिज्म। थर्ड हो गया मोज़ैक। इसका मतलब कि तुम बहुत बंदों का कंटेंट आपस में मर्ज कर कर दिखा रहे हो कि ये मेरा है, बट वो एक्चुअली होता है बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस से। नेक्स्ट वी हैव इज एक्सीडेंटल। मान लो तुमने यूज कर भी लिया और गलती से क्रेडिट देना भूल गए, तो वो किस कैटेगरी में तुम फॉलो होगे? एक्सीडेंटल प्लेगैरिज्म। हम अपना ओरिजिनल कंटेंट इंटरनेट पर कैसे बचाएं, आओ इसके मेथड्स देखते हैं। सबसे पहले अगर तुम किसी का कंटेंट यूज भी कर रहे हो तो उसे क्रेडिट दो। नीचे डिस्क्रिप्शन में अच्छे से फ्रेज मेंशन करो कि मैंने तुम्हारा ये कंटेंट यूज करा है, ये इस कैटेगरी के अंडर फॉल होता है और ये फेयर यूज के अंडर आता है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। जो भी तुम कंटेंट यूज कर रहे हो या तो उसे अच्छे से चेक करके लाओ, या फिर बहुत सारी वेबसाइट होती है जहाँ पर पता लग जाता है कि तुम्हारा कंटेंट किसने यूज करा है। तो ऐसी वेबसाइट पे जाके तुम चेक कर सकते हो कि क्या तुम्हारा काम कोई और यूज तो नहीं कर रहा। तो ये सारे कुछ मेथड्स थे जिससे तुम प्लेगैरिज्म प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज डीपीआर। डीपीआर की फुल फॉर्म होती है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। तो यार डिजिटल कॉपीराइट, इट प्रोटेक्ट ऑनलाइन कंटेंट। जो भी किसी क्रिएटर का कंटेंट होता है
उसे प्रोटेक्ट करता है तुम्हारा डिजिटल कॉपीराइट। एक फुल फॉर्म याद रखना, तुम्हारे एग्जाम्स में बहुत बार आती है, दैट इज DRM, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, प्रिवेंट्स कॉपिंग एडिटिंग ऑफ डिजिटल कंटेंट। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है कोई भी डिजिटल कंटेंट को कॉपी या फिर एडिट करने से। अब बहुत बार होता है किसी टीचर ने बहुत मेहनत से नोट्स बनाए, अब किसी दूसरे टीचर को आलस आ रहा है, उसने एग्जैक्ट कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो अगर तुम DRM यूज कर रहे हो तो ये प्रिवेंट करेगा उस दूसरे टीचर को तुम्हारा कंटेंट कॉपी या फिर एडिट करने से। नेक्स्ट वी हैव अस टर्म्स ऑफ सर्विस। जब भी तुम वेबसाइट या फिर कुछ कंटेंट बनाते हो तो तुम अपनी टर्म ऑफ सर्विस लिख सकते हो कि इस चीज को कौन कैसे यूज कर सकता है, और अगर तुम्हें लिखना है कि कोई यूज ना करे, अपने टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन कर देना, जिससे तुम फ्यूचर में लीगली स्ट्रांग रहोगे अगर उसके अगेंस्ट तुम्हें कंप्लेंट करनी है तो। नेक्स्ट टॉपिक इज FOI, दैट इज फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिक को एक्सेस मिल सके, ये इंश्योर कराती है तुम्हारी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे तुम गवर्नमेंट से पूछ सकते हो कि इस साल का बजट कहाँ कहाँ एलोकेट हुआ है, तो गवर्नमेंट अपना बजट बताएगा कि मैंने इतने पैसे रोड पे लगाए हैं, मैंने इतने पैसे एयर की क्वालिटी इंप्रूव करने में लगाए हैं, मैंने इतने पैसे तुम्हारे डेवलपमेंट में लगाए हैं। तो सारी चीजें तुम गवर्नमेंट से पूछ सकते हो। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? डेटा एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, पब्लिक को पता रहता है जो भी टैक्स उन्होंने पे करा है वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहती है कि इतना पैसा उन्होंने कहाँ पर खर्च करा है और क्यों करा है। इससे करप्शन भी रुकता है। बहुत बार होता है रोड मान लो बन रही है 100 करोड़ की, 10 करोड़ की बना के 90 करोड़ MLA के जेब में। तो करप्शन प्रिवेंट करना है तो हमें पता रहेगा कि एग्जैक्ट 100 करोड़ कहाँ कहाँ गए हैं। ये हेल्प करता है सिटीजन को कि उन्हें भी लगे कि हम भी गवर्नमेंट का एक पार्ट है, ना कि बस वो लोग जो कि इलेक्ट हो रखे हैं। अब बेनिफिट्स हैं तो कुछ कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। इससे नेशनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा थ्रेट रहता है। लोगों को अगर हर एक चीज़ इंफॉर्मेशन पता लग जाए गवर्नमेंट के बारे में तो सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट की प्राइवेसी कंसर्न्स भी बढ़ सकते हैं, और जो भी इन्वेस्टिगेशंस है उन पे भी बहुत अच्छे लेवल पर इफेक्ट हो सकता है। तो ये तो था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बाद तुम्हें पढ़ना है इस डिजिटल डिवाइड, मतलब टेक्नोलॉजी एक्सेस में गैप। मान लो तुम्हारी जनरेशन, उन्हें फ़ोन दे दो, लैपटॉप दे दो, PC दे दो, बहुत ईजिली यूज़ कर पाएंगे। यही तुम्हारे दादा दादी बहुत मुश्किल से ही फ़ोन यूज़ कर पाते होंगे। तो यही गैप जो होता है टेक्नोलॉजी एक्सेस करने का, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिजिटल डिवाइड। द गैप बिटवीन पीपल हु हैव एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डोंट। अब इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? लैक ऑफ डिवाइसेस। मान लो दूसरों बंदों के पास डिवाइस ही ना हो जिससे वो यूज़ ही ना कर पाए, दूसरे बंदे के पास इंटरनेट ही ना हो, या फिर उन्हें यूज़ ही ना करना आता हो, या फिर बहुत कॉस्टली है डिवाइस जो भी तुम्हें यूज़ करना है। अब इससे इम्पैक्ट क्या क्या होता है? मान लो एक बहुत गरीब बच्चा है, उसके पास फ़ोन भी बड़ी मुश्किल से ही होगा, तो पढ़ाई करने में अगर तुम मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास या फिर हाई क्लास हो तो तुम ईजिली इंटरनेट से कुछ भी पढ़ सकते हो। बट जो गरीब बच्चा है वो तो इन्फॉर्मेशन कभी ले ही नहीं पाएगा। फ्यूअर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जो टेक में बहुत एक्टिव रहता है उसे पता रहता है कहाँ पे क्या जॉब निकली है, हम कैसे अप्लाई करें और कैसे क्रैक करें। अब डिजिटल डिवाइड से होता क्या है? सोशल एक्सक्लूजन। तुम्हारी सोशल गैप्स बढ़ते जाते हैं। जो बंदे टेक यूज़ कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे उनके बीच में गैप बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। अब इस गैप को हम कम कैसे करें? या तो गवर्नमेंट कोई अपने प्रोग्राम लॉन्च करे, या फिर लाइब्रेरीज या फिर पब्लिक एरिया में इंटरनेट फ्री कर दो जो कि हर एक टाइप का बंदा इंटरनेट यूज़ कर पाए। गवर्नमेंट डिजिटल ट्रेनिंग कंडक्ट कराए जिससे जिन लोगों को वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी आती वो भी करना सीखे। जो भी डिवाइस बन रहा है उन्हें अफोर्डेबल बनाए। तो ये सारे कुछ मेथड्स अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो दूरियां होती है, डिजिटल डिवाइड होता है, दैट इज गैप बिटवीन वेरियस पीपल जो कि टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और जो नहीं, उनके बीच का गैप कम होएगा। लास्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करना। तुम ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तुम्हारे घर पर सामान आ जाता है। अब ई कॉमर्स से रिलेटेड क्या क्या कंसर्न है? सबसे पहले प्राइवेसी। ई कॉमर्स को इंश्योर करना होगा जो भी कस्टमर का पर्सनल और पेमेंट इंफॉर्मेशन है वो एकदम सेफ और प्रोटेक्टेड रहे।
जो भी उस वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी है वो क्लियरली मेंशन हो। गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट लॉज जैसे जीडीपीआर, उन सबको फॉलो करे तुम्हारी ई कॉमर्स वेबसाइट। अब देखते हैं फ्रॉड कैसे कैसे हो सकते हैं ई कॉमर्स के अंदर। तो सबसे पहले कॉमन फ्रॉड तो होता है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। तुमने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाली, मान लो अमेजोन की जगह तुमने AMAZON वाली वेबसाइट पे लॉगिन कर लिया। अब वहां पर तुम जैसे अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालोगे, वो तो क्योंकि एक फेक वेबसाइट है, वो तुम्हारी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन स्टील कर लेगा और फिर उस कार्ड से जितने भी फ्रॉड उसे करने हैं वो इजीली कर सकता है। वो ईमेल स्पैमिंग कर सकता है, तुम्हारी जो भी आइडेंटिटी है, जो भी तुमने अपनी पर्सनल डिटेल डाली है, उसे यूज कर कर वो दूसरों के साथ फ्रॉड कर कर तुम्हें फंसा सकता है। अब इसे प्रिवेंट कैसे करें? सबसे पहले सिक्योर पेमेंट गेटवे। जब भी तुम पेमेंट करते हो तो इंश्योर करो तुम्हारी वेबसाइट एकदम सिक्योर्ड हो। हमेशा 2 फैक्टर्स का यूज करो। लॉगिन पासवर्ड के साथ साथ अपना OTP भी इनेबल कर लो। जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन्हें मॉनिटर करो। जब भी तुम्हें कुछ ऐसा फील हो कि ये कुछ स्कैमी टाइप है, उसे डायरेक्ट रिपोर्ट करो। एकदम अवेयर रहो जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तुम्हारी वेबसाइट्स के थ्रू। अब सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन कैसे हो गया ई कॉमर्स में? ये इंश्योर कराता है कि डेटा जब भी ट्रांसफर हो रहा है वो एकदम सेफ रहे। अब इसके क्या क्या मेथड्स हैं? फर्स्ट होता है इनक्रिप्शन। जो भी डेटा तुम ऑनलाइन भेज रहे हो इंटरनेट के ऊपर, उसे इनक्रिप्ट कर दो। मतलब ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो कि दूसरा बंदा पढ़ ही ना पाए। तो इससे वो पढ़ ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, तो तुम्हारा डेटा यूज ही नहीं कर पाएगा। सेकंड हो गया HTTPS। ये एक प्रोटोकॉल होता है। अपनी वेबसाइट के सबसे स्टार्टिंग में देखना ये लिखा होगा HTTPS, फिर जो भी वेबसाइट होती है www.google.com। तो HTTPS एक ऐसा प्रोटोकॉल है, मतलब ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि वेबसाइट को एकदम सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वी हैव इज SSL या फिर TLS सर्टिफिकेट्स। ऐसी वेबसाइट्स, जब भी तुम ट्रांजैक्शन करते हो तो चेक करो क्या ये वाले सर्टिफिकेट्स प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो ये वेरीफाई करता है कि जो भी वेबसाइट में तुम पेमेंट कर रहे हो वो एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक है। अब इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या होते हैं? हमेशा अपने ब्राउजर को अपडेट रखो। भले तुम क्रोम यूज कर रहे हो, सफारी यूज कर रहे हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहे हो, अपनी वेबसाइट के ऊपर एक लॉक जैसा सिंबल बना होता है। हमेशा इंश्योर करो वो लॉक हमेशा लॉक्ड रहे। जब भी वेबसाइट पे जाते हो, जो भी फेक दिखती है वेबसाइट, उसे जाना अवॉइड करो। या फिर तुम्हें लगता है कि ये बहुत स्कैमी या फिर थोड़ा सा भी डाउट हो, तो उसे एकदम अवॉइड करो, एकदम वेबसाइट बंद कर दो। तो ये सारे थे मेथड्स फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। तो यार साइबर एथिक्स बताता है कि तुम ऑनलाइन बिहेव कैसे करो। नेटिकेट्स तुम्हारे गुड मैनर्स होते हैं। IPR, तुम एक क्रिएटर हो तो तुम क्रिएटर के राइट्स जान सकते हो। ओपन सोर्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री और मॉडिफाइबल होते हैं। डिजिटल डिवाइड था तुम्हारे टेक्नोलॉजी के बीच का गैप। और ई कॉमर्स में हमने पढ़ा कि सिक्योर ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करें। सो दिस वॉज योर कंप्लीट यूनिट 3। तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में और तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो जो टॉपिक्स गिवन है हमने काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया है। So thank you guys for watching. See you in the very next video.